अमीरों ने सालों तक जवान दिखने के लिए गरीब लड़कियों से उनकी स्किन भी चुराना शुरू कर दिया है। पहले वो गरीब लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसाकर सालों तक उसके साथ रोमांस करते हैं, फिर उनकी स्किन चुराकर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। यह कहानी है फिल्म माय नेम इज श्रुति की। इस कहानी की शुरुआत में हम बेंगलोर में विक्रम ग्रुप के CEO को देखते हैं। वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरणमयी को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वो किरणमयी से कहता है कि मेरी वाइफ पिछले 3 हफ्तों से घर से बाहर नहीं निकली है। उसके चेहरे पर रिंकल्स दिखने लगे हैं, वो बूढ़ी लगने लगी है, तुम उसका कुछ कर सकती हो? डॉक्टर उससे कहती है कि उम्र के हिसाब से रिंकल्स तो आ ही जाते हैं, उसके लिए कुछ दवाइयां हैं जो ज्यादा असरदार नहीं होती, लेकिन अगर स्किन ग्राफ्टिंग करवा दी जाए तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच हो जाए तो भी काम चल जाता है, लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग में स्किन टोन का भी मैच करना जरूरी है। और इसके लिए आपको सबसे पहले एक डोनर ढूंढना होगा जिसकी उम्र 20 साल के आसपास हो, खूबसूरत हो और उसका सब कुछ आपकी वाइफ से मैच करता हो। विक्रम हंसते हुए डॉक्टर से कहता है कि नेपाल के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गन माफिया स्किन सप्लायर भारत में है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं उसका इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन डोनर तुम्हें ही लेकर आना होगा। विक्रम से डील करने के बाद डॉक्टर किरणमयी हैदराबाद में MLA गुरुमूर्ति को कॉल करती है और उससे कहती है कि एक क्लाइंट मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की को ढूंढना होगा। दरअसल MLA गुरुमूर्ति के साथ मिलकर किरणमयी भी ऑर्गन माफिया रैकेट चलाती है, तो उनके लिए यह सब कुछ करना आसान होता है। इधर MLA अपने एक साथी अनु नाम की लड़की जो कि ड्रग सप्लायर भी है, उसको AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी दे देता है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जो एक क्लब में तनिष नाम के एक लड़के के पास आती है। तनिष रेगुलर अनु से ड्रग्स खरीदता था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए थे, तो अनु उसकी गाड़ी लेकर चली जाती है। अगले दिन तनिष अनु के अड्डे पर आता है। वो अनु को ड्रग्स के पैसे देकर अपनी गाड़ी वापस ले लेता है, लेकिन अनु उससे कहती है कि तेरे पापा ने तो तेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया था, तो अब तू ड्रग्स कैसे खरीदेगा? लेकिन अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे अगले 1 साल तक का माल फ्री में दे दूंगी। तनिष उसकी ये डील मान जाता है और इसके बाद कहानी 1 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और एक बार फिर से हम तनिष को देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट से बहुत ही गुस्से में बाहर आता है। इसी के साथ ही हम उसी अपार्टमेंट की एक फ्लैट में श्रुति और पूजा नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं। पूजा किसी से डरी हुई थी। श्रुति उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसके आगे जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। पूजा के जाने के बाद एक अनजान आदमी उस फ्लैट के अंदर आता है और वो श्रुति को मारना शुरू कर देता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए श्रुति उस लड़के को ही मार देती है। वो लड़का बेहोश हो जाता है और उसके हाथ पैर बांध कर श्रुति उसे अपने वॉशरूम में बाथ टब में डाल देती है और पूरे फ्लैट की साफ सफाई करके सारे सबूत मिटा देती है और फिर उस लड़के का फोन एक बड़े से डब्बे में गिफ्ट पैक करके बेंगलोर में कुरियर कर देती है। इस पूरी घटना को याद रखना, क्योंकि इस फिल्म की पूरी कहानी इसी घटना के अराउंड ही है। कुरियर करने के बाद अपने मम्मी और दादाजी के बुलाने पर उसी रात श्रुति उनसे मिलने के लिए चली जाती है। सुबह सुबह वो अपने घर पहुंचती है, तब उसकी माँ उससे कहती है कि हमने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, लेकिन श्रुति मना कर देती है। वो अपने दादाजी से कहती है कि मैं अपनी ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेकर बिजी हूँ और अभी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। श्रुति के दादाजी श्रुति के फैसले को मान जाते हैं और शाम को श्रुति वापस हैदराबाद के लिए निकल जाती है। सफर पूरी रात का होता है और इसी बीच हमें श्रुति की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। दरअसल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद श्रुति हैदराबाद में अपनी जॉब करना चाहती थी। हैदराबाद में श्रुति की दीदी और जीजा जी बॉबी रहते थे। हैदराबाद आने के बाद शुरुआत में कुछ दिन तक श्रुति उनके साथ ही रहती है, लेकिन श्रुति की वजह से उन दोनों को प्राइवेसी नहीं मिलती। इसके साथ ही श्रुति का अपना भी एक बॉयफ्रेंड होता है, चरण। अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रहते हुए श्रुति चरण को भी टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए उन दोनों की प्राइवेसी का बहाना करके श्रुति अपार्टमेंट के एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। उस फ्लैट में पूजा नाम की एक लड़की पहले से ही रेंट से रहती है, तो श्रुति उसके साथ फ्लैट शेयर कर लेती है। वो चरण को भी अपने फ्लैट पर लेकर आती है
और पूजा को बताती है कि ये मेरा कजिन है। इसके बाद प्रेजेंट में हम श्रुति को देखते हैं जो कि अब हैदराबाद वापस आ चुकी है। वो एक मेडिकल शॉप पर जाती है, वहां से फर्स्ट एड के लिए सारी दवाइयाँ खरीदती है और अपने फ्लैट पर वापस आने लगती है। इसी के साथ ही हम दूसरी तरफ एमएलए गुरुमूर्ति को देखते हैं। दरअसल कल रात से ही एक अनजान आदमी गुरुमूर्ति को कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा था। उस आदमी के पास लड़कियों को सप्लाई करते हुए गुरुमूर्ति का एक वीडियो होता है। गुरुमूर्ति और उसके लोग ब्लैकमेल करने वाले आदमियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और ब्लैकमेलर ने जो वीडियो भेजा था उसे देखने के बाद गुरुमूर्ति को पता चलता है कि वीडियो किसी और ने नहीं, उसके ही एक आदमी कोटी ने बनाया था। गुरुमूर्ति कोटी को पकड़कर उससे पूछताछ करता है तो कोटी उसे बताता है कि उस रात मैं अनु से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और आपके पास आने से पहले गलती से मैंने फोन कट नहीं किया था, तब अनु ने वो वीडियो बना लिया था। गुरुमूर्ति अपने आदमियों से अनु को भी ढूंढने के लिए कहता है और गुरुमूर्ति को भी पता चल जाता है कि ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं, उसके लिए ही काम करने वाला एक पुराना लड़का है जिसे गुरुमूर्ति ने काम से निकाल दिया था। गुरुमूर्ति के आदमी उस लड़के को पकड़कर जान से मार देते हैं, लेकिन यह वीडियो अनु के फोन से उस लड़के के पास तक कैसे पहुंचा, इसका जवाब आपको कहानी के एंड में मिल जाएगा। अब श्रुति की कहानी पर वापस आते हैं। श्रुति अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े हैं। श्रुति डर जाती है, उसे लगता है कि उसने अपने फ्लैट में जिस लड़के को बंद किया था शायद पुलिस को यह बात पता चल गई है। लेकिन एक पुलिस वाला उसके पास आता है, वो श्रुति से कहता है कि कल रात अपार्टमेंट में चोर घुस गए थे तो हमें जानना है कि कहीं आपके फ्लैट से भी तो कुछ चोरी नहीं हुआ है। श्रुति अपने फ्लैट के अंदर जाकर सब कुछ चेक करती है और फिर पुलिस वालों को बताती है कि मेरे फ्लैट से कोई चोरी नहीं हुई है। पुलिस वाले वापस जाने लगते हैं। इधर श्रुति अपने वॉशरूम में जाकर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, वो जोर से चीखती है। पुलिस वाले उसके फ्लैट में आकर देखते हैं तो बाथरूम में बाथ टब में अनु की लाश पड़ी होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? श्रुति ने तो एक बेहोश लड़के को बाथ टब में बांधा था। खैर पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है ईमानदार ऑफिसर एसीपी रंजीत। लेकिन दूसरी तरफ हम एमएलए को देखते हैं जो कि होम मिनिस्टर और डीजीपी से मिलने के लिए जाता है और वो डीजीपी से कहता है कि अनु की लाश मिली है तो किसी अपने ऑफिसर को केस देकर जल्दी से जल्दी खत्म करवाओ, नहीं तो किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो हम सबको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर रंजीत अपार्टमेंट के पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें पता चलता है कि अनु पार्किंग में किसी लड़के के ऊपर गन पॉइंट करके किसी को धमकी दे रही थी और ये लड़का कोई और नहीं तनिष होता है। इसके बाद पुलिस वाले तनिष के बारे में सब कुछ पता करते हैं। वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है। पुलिस वाले तनिष को गिरफ्तार कर लेते हैं और एसीपी रंजीत उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। तनिष उसे बताता है कि मेरे ड्रग्स के लत की वजह से 1 साल पहले अनु ने मेरे साथ एक डील की थी। उसने मुझे प्रिया नाम की एक लड़की को अपने प्यार की जाल में फंसाने के लिए कहा था। मैंने प्रिया को अपने प्यार की जाल में फंसाया और कुछ महीनों बाद अनु के कहने पर मैंने प्रिया को उसके हवाले कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने प्रिया को सड़क पर भटकते हुए देखा तो मैं पहचान नहीं पाया। अनु ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। मैं अपने पापा के साथ प्रिया को लेकर हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऑर्गन माफिया वालों ने 3 से 4 बार उसकी स्किन निकाली है और इस वजह से उसे स्किन कैंसर हो गया है और कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में प्रिया की मौत भी हो गई थी। इसके बाद मैंने अनु को कॉल किया तो अनु ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मेरे पूछने पर अनु ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें प्रिया की पूजा करने के लिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने को नहीं कहा था। किसी बिजनेसमैन की वाइफ को उसकी स्किन चाहिए थी। इसके बाद वो तनिष के ऊपर गन पॉइंट करके उसे धमकी देती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तनिष गुस्से में वहां से चला जाता है। तनिष का बयान सुनने के बाद रंजीत उसे छोड़ देता है और फिर वो श्रुति को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करना शुरू कर देता है। श्रुति भी उसे अपने बॉयफ्रेंड चरण के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। दरअसल कुछ दिन पहले श्रुति नाइट में अपने काम पर होती है और अचानक किसी वजह से उसे अपने फ्लैट पर आना पड़ता है। श्रुति अपने फ्लैट पर आकर जो देखती है तो हैरान हो जाती है। पूजा और चरण दोनों एक साथ
बिस्तर पर रोमांस कर रहे होते हैं। उन दोनों की बातों से श्रुति को समझ में आ जाता है कि पूजा और चरण का अफेयर उसके इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद नहीं बल्कि पहले से ही था। श्रुति रात में चुपचाप फ्लैट से वापस अपने काम पर चली जाती है, लेकिन अगली सुबह श्रुति वापस फ्लैट पर आती है, तब तक चरण जा चुका था। इसके बाद श्रुति पूजा से कहती है कि चरण मेरा कोई कजिन नहीं है बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है, और कल रात मुझे तुम्हारे बारे में भी पता चला, वो हम दोनों को धोखा दे रहा है। उसकी बातें सुनकर पूजा रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि आगे क्या करना है, लेकिन श्रुति उससे कहती है कि तुम डरो मत, यहाँ से चली जाओ, इसके आगे जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। पूजा अपना सामान पैक करके चली जाती है। पूजा के जाने के थोड़ी देर बाद ही चरण वहां आता है और वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो बेंगलोर का एक एड्रेस नोट करता है, लेकिन इस दौरान श्रुति की हरकतों से चरण को समझ में आ जाता है कि श्रुति को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो श्रुति को अपनी कुछ वीडियोस दिखाता है जिसमें वो श्रुति और पूजा के साथ रोमांस कर रहा था, और यह सब कुछ देखकर श्रुति शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद चरण उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यूं ही अपने प्यार के जाल में फंसाया था? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी 1 इंच स्किन की कीमत ऑर्गन माफिया में करोड़ों की है। वो श्रुति को उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए कहता है, लेकिन श्रुति फाइट बैक करने का फैसला करती है और खुद को बचाने के लिए चरण पर वॉर करती है। चरण बेहोश हो जाता है। वो चरण के हाथ पैर टेप से बांधकर बाथ टब में सुला देती है। इसके बाद प्रेजेंट में श्रुति एसीपी रंजीत को बताती है कि इसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वहां अनु की लाश पड़ी थी। रंजीत उससे पूछता है कि चरण को बेहोश करने के बाद और घर जाने से पहले क्या तुम कहीं और भी गई थी? श्रुति कहती है कि हाँ, मैं अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल की मदद करने लगभग 15 से 20 मिनट के लिए अपने फ्लैट से बाहर गई थी। श्रुति से उसका बयान लेने के बाद रंजीत उसे भी छोड़ देता है। श्रुति की दीदी और जीजा उसे अपने साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। इधर डीजीपी एसीपी रंजीत से मिलने के लिए आता है। रंजीत उसे केस की रिपोर्ट देता है। वो कहता है कि चरण और अनु दोनों एक साथ ड्रग और ऑर्गन स्मगलिंग करते थे, और उस दिन जब श्रुति अपने पड़ोस वाले अंकल की मदद करने के लिए गई थी, शायद उसी टाइम पर अनु चुपके से श्रुति के घर में घुस गई थी, और जब श्रुति वापस आई तो शायद अनु घर में कहीं और छुप गई थी। श्रुति के जाने के बाद अनु बाहर आई होगी। चरण के होश में आने के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई होगी, और चरण ने अनु को जान से मार दिया होगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में हमने चरण को पीछे के रास्ते से पार्किंग में उतरकर बाहर जाते हुए देखा है। रंजीत की रिपोर्ट सुनने के बाद डीजीपी उसे चरण को पकड़कर केस क्लोज करने के लिए कहता है। इधर श्रुति की दीदी उसे वापस घर पर दादाजी के पास जाने के लिए कहती है। श्रुति अपने जीजा बॉबी को लेकर फ्लैट पर अपना सामान लेने के लिए जाने लगती है। उसी टाइम पर एमएलए के आदमी उन दोनों की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। इधर रास्ते में बॉबी श्रुति से कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, अगर चरण वापस आ गया तो क्या करोगी? तब श्रुति कहती है कि चरण कभी भी वापस नहीं आएगा, और अब श्रुति बॉबी को उसके आगे क्या हुआ था बताना शुरू करती है। दरअसल उस दिन पड़ोस वाले अंकल की मदद करके वापस आने के बाद श्रुति ने अपना दरवाजा पूरी तरह से लॉक नहीं किया था। वो चरण को बाथ टब में सुला रही होती है कि तभी अनु वहां आ जाती है। अपने बचाव में श्रुति अनु के ऊपर भी अटैक कर देती है, जिससे कि अनु बेहोश हो जाती है, और इस दौरान चरण को होश आ जाता है। श्रुति अनु की गन लेकर चरण को गन पॉइंट पर रखकर ड्रग्स लेने के लिए कहती है। दरअसल उस ड्रग्स में श्रुति ने पेन किलर मिला दिया था, क्योंकि उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि ड्रग्स में पेन किलर मिला दो तो वो पॉइजनस बन जाता है। इसके बाद वो चरण से अनु को जान से मारने के लिए कहती है। चरण अनु को जान से मार देता है, और फिर श्रुति चरण को पीछे के रास्ते से फ्लैट से भाग जाने के लिए कहती है, ताकि सीसीटीवी में उसका वीडियो आ सके। इसके बाद श्रुति पूरे क्राइम सीन को साफ करती है, और फिर चरण ने बेंगलोर का जो एड्रेस नोट किया था उसे देखती है, और चरण का फोन उस एड्रेस पर पार्सल कर देती है, और पीछे के रास्ते से चरण की गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस के पास पार्क कर देती है। इधर चरण हॉस्पिटल पहुंच चुका था। श्रुति भी हॉस्पिटल में आ जाती है और चुपके से अनु का फोन चरण की जेब में रख देती है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है और उस ब्लैकमेलर को मिल जाता है जो एमएलए को ब्लैकमेल कर रहा था। अब प्रेजेंट में बॉबी श्रुति से कहता है कि तुमने एमएलए गुरुमूर्ति के साथ ऐसा पंगा क्यों लिया, वो तुम्हें जान से मार देगा। श्रुति उससे कहती है कि मैंने एमएलए का नाम भी नहीं लिया,
दरअसल उस दिन श्रुति ने अनु के फोन में बॉबी का भी नंबर देख लिया था और उसे पता चल गया था कि बॉबी भी आर्गन माफिया का एजेंट है और श्रुति को टारगेट बनाने वाला कोई और नहीं, उसका जीजा बॉबी ही था। श्रुति बॉबी की गन निकाल कर अपना पीछा करने वाले एमएलए के आदमियों पर फायरिंग करने लगती है। एमएलए के आदमियों को लगता है कि बॉबी ही उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो लोग बॉबी को गोली मार देते हैं। वो लोग श्रुति को भी मारने वाले ही होते हैं कि तभी एसीपी रंजीत वहां आ जाता है। वो एमएलए के आदमियों का इनकाउंटर कर देता है क्योंकि रंजीत को अपनी इन्वेस्टिगेशन में बॉबी के बारे में भी पता चल गया था। रंजीत की ईमानदारी देखने के बाद श्रुति उसे एमएलए की वीडियो के बारे में बता देती है जो कि उसे अनु के फोन से मिली थी और उसने एक पेन ड्राइव में कॉपी करके कहीं छुपा दिया था। दूसरी तरफ बेंगलोर में डॉक्टर किरणमयी को भी पार्सल मिलता है, लेकिन पार्सल में वो चरण का फोन नहीं देख पाती और विक्रम को कॉल करके सब कुछ बता देती है और विक्रम अपने मनी पावर का यूज करके खुद को और डॉक्टर किरणमयी को बचा लेता है। इधर रंजीत उस वीडियो को मीडिया में वायरल करवा देता है और एमएलए को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी के बारे में अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।